नमस्ते। स्वर्गीय हरि विनायक उपाख्य बापूराव दाते जी के जीवन पर और उनके कार्य पर आधारित एक संकेत स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। संघोष इस नाम से ये संकेत स्थल अर्थात वेबसाइट का निर्माण किया गया है। कुछ ही समय में इसका लोकार्पण होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में रूपरेखा कुछ इस प्रकार से होगी। श्री बापूराव दाते जन्म शताब्दी समिति की ओर से श्री प्रदीप जी कुरुलकर स्वागत और प्रस्तावना करेंगे। तत्पश्चात समिति के श्री जयंतराव रानडे जी मान्यवर अतिथियों का और वक्ताओं का परिचय करके देंगे। उसके बाद मान्यवरों का मनोगत सुनने का सौभाग्य हमें मिलेगा। उसके बाद संकेत स्थल का लोकार्पण होगा, वेबसाइट सबको दिखाई जाएगी और उसके बाद आज के हमारे प्रमुख वक्ता पद्मभूषण डॉक्टर अशोकराव कुकड़े जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। उसके उपरांत आभार प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम संपन्न होगा। श्री प्रदीप जी कुरुलकर जी से अनुरोध है कि वो स्वागत और प्रस्तावना करें। नमस्कार, सुस्वागतम। श्री बापूराव दाते जन्म शताब्दी समिति, समस्त दाते परिवार तथा श्री राधा दामोदर प्रतिष्ठान की ओर से मैं प्रदीप मोरेश्वर कुरुलकर जन्म शताब्दी समिति के एक सदस्य के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं। इस आभासी मिलन का तथा संघोष नाम से आज लोकार्पण होने वाले संकेत स्थल वेबसाइट के लोकार्पण समारोह के लिए उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज इस लोकार्पण समारोह के लिए पद्मभूषण माननीय डॉक्टर अशोकराव जी कुकड़े काका, इनका मैं सबसे पहले इस आभासी मिलन में स्वागत करता हूं। हम सभी का यह भाग्य है कि आज माननीय सुनील जी कुलकर्णी, अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा प्रमुख, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं। पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के माननीय कार्यवाह डॉक्टर प्रवीण जी दबड़गांव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और मैं उनका भी समिति की तरफ से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की ये शायद विशेषता होगी कि आज के सभी गणमान्य एक समय में संघ के घोष के वादक रहे तथा स्वर्गीय बापूराव जी के कार्य से भली भांति अवगत रहे। हम सभी गणमान्य अतिथि गणों के साथ साथ आज के इस आभासी मिलन में सम्मिलित सभी घोषवादक, संगीत प्रेमी तथा माता बंधु भगिनियों का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। स्वर्गीय बापूराव जी तथा उनका प्रांगणीय संगीत का योगदान, इसके साथ जिनका जिनका लगाव रहा है, ऐसे सभी को मेरा प्रणाम और उनका इस कार्यक्रम में स्वागत। कुछ साल पहले स्वर्गीय बापूराव जी के जन्म शताब्दी के अवसर हेतु एक समिति का गठन हुआ तथा उनकी स्मृति में कुछ कार्यक्रम करने का निर्णय हुआ। 50 साल पहले अपने अभ्यासपूर्ण विवेचन से लिखे हुए गायनी कला इस ग्रंथ का पुनः प्रकाशन किया गया। मूल ग्रंथ मराठी में था, अतः पुनः प्रकाशन भी मराठी में प्रिंट मीडिया में हुआ। संगीत के अभ्यासक के लिए अत्यंत मूलभूत स्वरूप का विवेचन, नाद, सुर तथा श्रुति, इन विषयों पर इस ग्रंथ में स्वर्गीय बापूराव जी ने किया है। अखिल भारतीय स्तर पर तथा विश्व संघ के संशोधकों के दृष्टि से इसका हिंदी रूपांतर होना जरूरी महसूस हुआ। गायनी कला, इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार, यह स्वर्गीय बापूराव जी का एक अन्य निर्मिति रही। यह विषय भी सभी को अवगत हो, इस कारण मराठी के साथ साथ हिंदी तथा अंग्रेजी में यह विषय की उपलब्धि हो, ऐसी सोच शताब्दी समिति की तरफ से रखी थी। उपलब्ध घोषवादन जो मेलोडी तथा हारमोनी स्वरूप में है, संघ स्वयंसेवकों के मार्गदर्शन के लिए सहज प्राप्त हो, इस विचार से अतः अंतिम संकेत स्थल की निर्मिति का निर्णय हुआ। स्वर्गीय बापूराव जी ने घोष रचनाओं के साथ साथ उनके लिखने के लिए भी एक नई लिपि का निर्माण किया। संकेत स्थल पर आज आप यह सभी देख सकते हैं कि उन्हीं के लिपि में लिखी हुई कुछ रचनाएं भी इस पर रखी गई है। स्वर्गीय बापूराव जी दाते जन्म शताब्दी समिति तथा श्री राधा दामोदर प्रतिष्ठान
इनके एकत्रित सहयोग से यह संकेत स्थल की निर्मित हुई है। अनेकों अनेक स्वयंसेवकों उनका सहभाग यह संकल्प पूरा करने में हुआ है। जन्म शताब्दी वर्ष के उपलब्धि में समिति की ओर से शुरू किया हुआ यह एक पुनर्निर्माण का वाग यज्ञ ही था। संघोष यह संकेत स्थल के लोकार्पण निमित्त शायद आज इस वाग यज्ञ की पूर्णाहुति हम सभी के उपस्थिति में हो रही है। मैं इसी उपलक्ष्य में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं तथा मंदार कुलकर्णी जी से विनती करता हूं कि वो कार्यक्रम का आगे संचालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी। समिति के श्री जयंतराव रानड़े जी से विनती है कि वो आज के अतिथि एवं वक्ताओं का परिचय करा के दें। श्री बापूराव दाते जन्म शताब्दी समिति के अध्यक्ष माननीय रामचंद्र दत्तात्रेय महादेवकर जी है। पुणे निवासी है। माध्यमिक शिक्षा के बाद महाविद्यालयीन शिक्षा उन्होंने सांगली में पूरी की। वे एमए सिविल है। 5 साल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में सेवा करने के पश्चात पुणे शहर में 3 शिक्षा संस्थानों में महाविद्यालयों में उन्होंने प्राध्यापक, विभाग प्रमुख और डीन इस नाते 40 साल सेवा की। 2003 में नौकरी से निवृत्त हुए। बचपन से ही संघ स्वयंसेवक है और विविध दायित्व संभाला है। घोष विभाग में अनेक वर्ष शंख दल प्रमुख रहे हैं। श्री बापूराव दाते जी के साथ एक प्रमुख सहकारी, इस नाते बहुत साल कार्य करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। आज उनका मनोगत भी हम सुनने वाले हैं। दूसरे अतिथि माननीय प्रवीण वसंतराव दबड़घाव, पुणे निवासी है। बचपन से स्वयंसेवक है। लौकिक शिक्षा बीए एमएस तक हुई है। ऊना के पास कापुरहोड़ इस गांव में उनका स्वयं का वैद्यकीय व्यवसाय है। आपातकाल में अनेक स्वयंसेवकों के साथ जेल में भी थे। 1980 में तृतीय वर्ष की संघ की शिक्षा पूर्ण की है। विविध दायित्वों पर काम किया है। 2010 से 2018 तक पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत सह कार्यवाह और बाद में प्रांत कार्यवाह इस नाते दायित्व संभालते हैं। तीसरे अतिथि माननीय सुनीलराव कुलकर्णी जी, नागपुर के निवासी है। शिशु काल से स्वयंसेवक रहे। एमए, एमफिल, बीएड तक शिक्षा पूरी करने के पश्चात महाविद्यालय में 7 साल अध्यापक रहे। 1987 से प्रचारक, 2015 तक असम में क्षेत्र प्रचारक थे। उसके बाद अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा प्रमुख इस नाते कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता और अतिथि जिनके कर कमलों द्वारा आज हम संकेत स्थल का लोकार्पण करने जा रहे हैं, उनका मैं परिचय देता हूं। माननीय डॉक्टर अशोकराव लक्ष्मणराव कुकड़े जी पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित है। एमबीबीएस पुणे विद्यापीठ में प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण। एमएस 1965 में पूरा करने के बाद लातूर में स्वामी विवेकानंद रुग्णालय की स्थापना की। उसके वे संस्थापक सदस्य है। वैद्यकीय महाविद्यालय में दीर्घकाल अध्यापन भी किया। आप विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल के संस्थापक भी है। बाल्यकाल से संघ स्वयंसेवक है। पश्चिम महाराष्ट्र के 2003 से 15 तक माननीय प्रांत संघ चालक और बाद में पश्चिम क्षेत्र के
माननीय माननीय क्षेत्र संघचालक भी रहे हैं। कई साल राष्ट्र संघ अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य भी रहे हैं। जन कल्याण समिति में 8 साल अध्यक्ष और विविध आरोग्य और शिक्षा संस्था में कार्य किया है। विवेकानंद रुग्णालय का आत्मकथन अर्थात कथा एका ध्येय साधनेशी और ज्ञान प्रबोधिनी के संस्थापक स्वर्गीय अप्पा पेंडसे इनका स्मृति शलाका, यही 2 मराठी किताबें उन्होंने लिखी है। विविध पुरस्कारों से वे सम्मानित है। शतायुषी पुणे, पाय फाउंडेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार, उभा भावे पुरस्कार, मबा नातू और आरजी फाउंडेशन का राष्ट्रीय एकात्मता पुरस्कार और लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। किल्लारी भूकंप के समय विवेकानंद रुग्णालय और जन कल्याण समिति ने जो राहत का दीर्घकाल कार्य किया, उसके लिए शासन और जनता की ओर से उनकी प्रशंसा हुई है। देश विदेश में सामाजिक कार्य के दृष्टि से उनका व्यापक प्रवास हुआ है। जिन सामाजिक संस्था में उनका विशेष सहभाग रहा, उनका नाम इस प्रकार है: सामाजिक समरसता मंच, भटके विमुक्त विकास परिषद, डॉक्टर अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट, डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय संभाजीनगर और श्री गुरुजी रुग्णालय नासिक। समय सीमा के कारण परिचय संक्षेप में देना ही संभव हुआ है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद जयंतराव जी। समिति के अध्यक्ष श्री रामभाऊ महादेवकर जी से अनुरोध है कि वो अपना मंतव्य सबके सामने रखें। सुरू झालंय सर, आता मी बोलणार आहे तर ते लोकांना ऐकू गेलं पाहिजे। हो झालं जी रामभाऊ, आपका आवाज ठीक तरह से आ रहा है। हाँ ठीक है जी। प्रदीप कुरुलकर जी ने प्रारंभिक तो किया है, फिर भी मुझे मेरा कर्तव्य है कि समिति का कुछ अहवाल आपके सामने पेश करूं। माननीय डॉक्टर अशोक जी कुकड़े, माननीय श्री सुनील जी कुलकर्णी, अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा प्रमुख, और माननीय श्री प्रवीण जी वडगांव, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत कार्यवाह, आपका मनपूर्वक स्वागत और सादर नमस्कार। अभी अभी मैंने देखा कि जगदीश प्रसाद जी भी ज्वाइन हो गए हैं। ये सच है या वो नहीं हो पाए हैं? जी, उपस्थित 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 नमस्कार। आपको भी नम्र प्रणाम और आपका स्वागत। जी। बापूराव दाते जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में गठित समिति के अध्यक्ष के नाते मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हूं। इस समिति के सदस्यों ने मुझे अध्यक्ष रहने की आज्ञा की और संघ की परंपरा अनुसार आज्ञा का पालन करना पड़ा। समिति का कार्यभार तो सदस्यों ही नहीं उठाया है। प्रारंभिक बैठक में यह तय हुआ कि पुस्तकों, चित्रकारी, संगीत का ज्ञान, प्रकाशन संस्था का व्यवस्थापन आदि विषयों में बापूराव जी ने जो कौशल्यपूर्ण काम किया है, वो सभी लोगों को अवगत कराने का पूरा प्रयास किया जाए। तदनुसार गायनी कला पुस्तक के द्वितीय संस्करण का विमोचन परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के करकमलों से द्वारा हुआ। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद स्वानंद संगीत के नाम से दिल्ली स्थित सुरुचि प्रकाशन से प्रकाशित होने वाला है। सूर्य नमस्कार पुस्तक का इंग्लिश भाषांतर भी हुआ है। वही पुस्तक 3 ही भाषाओं में वेबसाइट में आएगा। बापूराव जी के चरित्र का हिंदी में अनुवाद हुआ है
वो ही दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। अनुभव ये हुआ कि पुस्तकों की छपाई में ज्यादा समय लगता है और आजकल प्रिंट मीडिया की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा दिखाई देता है। परिणामतः वेबसाइट बनाने का निर्णय आवश्यक बन गया। राग संगीत पर आधारित लगभग सभी रचनाएं कंप्यूटर पर बापूराव जी ने बनाई लिपि में ली है। रचना और वादन दोनों वेबसाइट पर लेने का प्रयास जारी है। यहाँ और एक बात का उल्लेख आवश्यक है कि बापूराव जी के स्नेही तथा उनका आदर करने वाले अनेक व्यक्तियों ने समिति को वित्तीय योगदान दिया है। साथ ही बापूराव जी के भतीजे श्री गिरीश दाते तथा बापूराव जी की भगिनी श्रीमती सुमति गोखले जी के वित्तीय योगदान का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। इस सभी के सहयोग से ही समिति का कार्य सिद्ध हुआ है। वेबसाइट के लोकार्पण के समय मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं। भारतीय राग संगीत पर आधारित घोष रचनाओं के निर्माण की प्रक्रिया के हम साक्षी हैं। बापूराव जी की प्रतिभा और कष्ट दोनों देखे हैं। संगीत क्षेत्र में जाने माने लोग जैसे माधवराव तांबे, विद्या वाचस्पति शंकरराव अभ्यंकर के साथ चर्चा, खुद का समाधान, वादकों का समाधान, इसी निकष पर रचना निश्चित होती थी। इससे रचना वादन सुलभ और गेय भी बन जाती। सरगम गुनगुनाते रहते तो भी रचना कंठस्थ हो जाती थी। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। इस विषय में वसंतराव देवधर अधिक जानकारी के हकदार है। आज के अवसर पर बापूराव जी को जिन्होंने समर्थ साथ दिया उनका भी स्मरण होता है। स्वर्गीय मोरोपंत कुरोलकर, माधवराव दाते, बाळासाहेब करंदीकर, दत्ता देशपांडे, वसंतराव ताम्हनकर, काका ताम्हनकर, दीना मिराशी, मामा भिड़े ऐसे राग संगीत जानने वाले वादन कुशल और विविध वाद्यों के वादन में माहिर घोष में शामिल थे। आज मैं उस काल का पुनः प्रत्यय कर रहा हूँ। बापूराव जी ने संगीत रचनाओं के निर्माण में मूलभूत कार्य किया है। आज प्रचलित रागों पर अप्रचलित रागों पर आधारित रचना भी रची जा रही है। यह प्रगति एक शुभ संकेत है। पक्की नींव पर ही भवन का निर्माण होता है। बापूराव जी का कार्य मैं समझता हूँ इसलिए महत्वपूर्ण है। यह बहुत आनंददायक है कि बापूराव जी के कार्यकर्तृत्व को सभी तक पहुंचाने के हमारे प्रयास को बहुत लोगों ने सहाय्य किया है। उन सभी के प्रति समिति आभारी रहेगी। इस कार्यक्रम में शामिल होकर आपने भी हमें प्रोत्साहित किया है। धन्यवाद। धन्यवाद रामभाऊ जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के कार्यवाह डॉक्टर प्रवीण जी दबड़घाव जी से अनुरोध है कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें। नमस्कार। पद्मभूषण माननीय डॉक्टर अशोकराव जी कुकडे, बापूराव दाते जन्म शताब्दी के माननीय अध्यक्ष श्री रामभो महादेवकर, माननीय श्री सुनील जी कुलकर्णी, माननीय श्री जगदीश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सर्व घोष प्रेमी, संगीत प्रेमी स्वयंसेवक बंधु और भगिनी, आप सभी को मेरा नमस्कार। संघ का घोष पथक बनाने में जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है, ऐसे ऋषितुल्य स्वर्गीय बापूराव दाते जी की जन्म शताब्दी अभी हो गई है। स्वर्गीय बापूराव जी संघ के घोष के लिए बनाई हुई भारतीय रागदारी में आधारित अनेक रचना उन्होंने बनाई है और संगीत पर आधारित लिखित साहित्य भी उपलब्ध है। इन सभी का संकलन करते संघोष नाम से वेबसाइट का लोकार्पण आज हो रहा है। स्वर्गीय बापूराव जी का निवास पुणे में था।
विजयादशमी में घोष का सराव, प्रत्यक्ष वादन, समता और संचलन में बापूराव जी का प्रत्यक्ष सहभाग रहता था। संचलन में घोष का वादन होते समय अंतिम तति में वे स्वतः चलते थे। कभी झल्लरी, कभी त्रिभुज लेकर संचलन में भाग लेते थे। आवश्यक होने पर सूचना भी करते थे और संघ का घोष अधिक गुणात्मक हो, इसके बारे में बार बार सोचते थे। स्वर्गीय बापूराव जी को घोष में चलते देख वह देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। नवीन रचना बनाना, उसका पूरी तरह से अभ्यास करना, लिपि के बारे में सोचना और शास्त्र शुद्ध रचना बनाने के लिए बापूराव बहुत ही आग्रही थे। अनेक स्वयंसेवकों को उन्होंने मार्गदर्शन किया है। महाराष्ट्र के स्वर्गीय बाळासाहेब करंदीकर, कर्नाटक के स्वर्गीय सुब्बू जी, ये दोनों की आज बार बार याद आती है। पुणे स्थित अनेक स्वयंसेवकों ने परिश्रम करके संघोष वेबसाइट बनाने में बहुत कष्ट उठाए हैं। गत 2-3 साल से वो सभी कार्यकर्ते बापूराव जी का साहित्य संकलन करते थे। इन सभी स्वयंसेवकों का मैं आभारी हूँ। अंत में आदरणीय स्वर्गीय बापूराव जी को प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दबड़गाव जी। संघ के अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षा प्रमुख श्री जगदीश प्रसाद जी से विनती है कि वे अपना मनोगत आज के इस पर्व पर व्यक्त करें। सभी को मेरा प्रणाम। पूजनीय बापूराव जी दाते का पहली बार दर्शन हुआ 1990 में अखिल भारतीय घोष वर्ग नागपुर में। मैं तो केवल उनके बारे में उस समय सुनता था। हमारा एक लिपि सत्र उन्होंने लिया था और उसके पहले थोड़ा लिपि हम जानते थे, लेकिन उनके लिपि सत्र लेने के बाद लिपि के बारे में कितनी बातें हैं, कितनी विस्तार से है, कितनी गहराई से है, ऐसा मुझे उनके उस सत्र लेने के बाद में ध्यान में आया है। तभी मैं बहुत ज्यादा घोष के बारे में नहीं जानता था। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे संघ कार्य सीखता गया, ऐसे ही घोष में भी आगे से आगे सीखता गया। और बाद में 2003 में जब घोष की जवाबदारी मेरे पर आई, तब पुणे आना जाना शुरू हुआ। बाला साहब करंदीकर जी का उल्लेख आया है। उनके निकट बहुत मेरा हुआ है और उन्हीं से बापूराव जी के बारे में विस्तार से बहुत गहराई में मेरी आवाज आ रही है ना? हरिओम। हरिओम। हाँ, तो उस समय माधवराव जी से भी बापूराव जी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। बाद में गायनी कला के बारे में एक विषय बहुत मैं महाराष्ट्र में सुनता था, पुणे के कार्यकर्ताओं सुनता था, लेकिन मुझे मराठी नहीं आती थी। इसलिए बार बार मैं बहुत निवेदन करता था अपने वहां के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, और राधा दामोदर ट्रस्ट ने इस विषय में एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, पूरी पुस्तक का हिंदी अनुवाद करवाया। योगा योग से मुझे उस हिंदी पुस्तक का प्रूफ रीडिंग के काम को करने का अवसर मिला, इसलिए मुझे बापूराव जी को और भी गहराई से समझने का अवसर मिला है। तो उस पुस्तक के बारे में एक छोटी सी बात मैं जो समझा वो कह सकता हूं कि बापूराव जी ने एक तरह से संगीत के सागर में बहुत गोते लगाए हैं और शायद संगीत समुद्र में बहुत नीचे जाकर के उसके पूरे तल को उन्होंने छान मारा है। उस पुस्तक को पढ़ने से मुझे ध्यान में आया, और उसमें से हमारे काम की मणियां कौन सी है?
संघ में काम में आने वाली, प्रांगणीय संगीत में काम में आने वाली मणियां कौन सी है, ऐसी सभी मणियों को उन्होंने खोजा है। और खोजने के बाद उसको हमारे उपयोगी कैसे हो सकती है, उसको हमारे उपयोगी बनाने की चेष्टा, उसका प्रयास और सफल प्रयास उन्होंने किया। उसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको नाम देना है, हमारे उपयोग के नाम देना है, भारतीय संस्कृति, हमारे सभी पूर्वज, उन सब की धारणाओं को ध्यान में रखकर उनको नामकरण देना है। ये सब उन्होंने बहुत कुशलता से उसमें किया है। ये गायनी कला को पढ़ते समय ध्यान में आया। और संगीत की गहराइयों में ऐसे तो बहुत है, लेकिन हमें क्या चाहिए, संघ को क्या चाहिए, और संघ को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसको उस गहराई में गोते लगाते समय वो कभी भी भूले नहीं है। नहीं तो संगीत में तो और बहुत हमें क्या चाहिए, इस बात का सदैव उनको करता हूं। उन्होंने उसका हिंदी संस्करण भी तैयार किया है, निकट भविष्य में वो भी प्रिंट होकर हमारे सामने आएगा। तो संपूर्ण देश के वादकों को और संगीत के प्रेमियों को, और विशेष रूप से जो प्रांगणीय संगीत में स्नेह रखते हैं, उन सबको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। बापूराव जी के बाकी सब गुणों के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया ही है, गुणवत्ता के बारे में, रागदारी के बारे में, गहराई के बारे में, स्टाफ नोटेशन के बारे में। शायद स्टाफ नोटेशन भी बापूराव जी ने, चूंकि भारत की सेनाओं का गौरव बढ़े, भारत का गौरव विश्व में बढ़े, इसीलिए स्टाफ नोटेशन को उन्होंने हमारी रचनाओं को कन्वर्ट करने का जो बीड़ा उठाया, इसमें भी हम यही कह सकते हैं कि वो बीड़ा भी उन्होंने उठाया तो हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए उठाया, कि हमारे देश की सेनाएं हमारी रागदारी की रचनाएं अच्छे से बजाएं। इस भाव को लेकर उन्होंने किया। यानी उनके कोई भी प्रकार के काम में अपना संघ, अपना विचार, अपनी संस्कृति, अपना देश, यह कभी भी गौण नहीं हुआ है। और उसमें भी वो सब करते हुए भी पूरा जो एक स्वयं सेवक भाव सदा रहता है, ऐसा भाव ही उनका प्रकट हुआ है। ऐसा मैं बापूराव जी के बारे में समझ पाया हूं। आज वेबसाइट का लोकार्पण हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ये वेबसाइट संपूर्ण देश नहीं तो संपूर्ण विश्व में काम करने वाले स्वयंसेवकों के लिए बहुत प्रेरणादायी बनेगी। इस वेबसाइट से बहुत सारी बातें हम उपलब्ध सब स्वयंसेवकों को करा पाएंगे, संघ को भी, संघ के बाहर वालों को भी। और मुझे लगता है कि प्रांगणीय संगीत से जुड़े हुए भारत के जितने सेना के अनेक लोग हैं, उन तक भी हम अगर इसका विषय पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से उनको भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो सब अभी स्टाफ नोटेशन मात्र जानते हैं। भारतीय रागदारी, भारतीय लिपि के बारे में अभी उनको बहुत कम लोगों को मालूम है, थोड़ा जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते। ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूं। बापूराव जी के कई 2 साक्षात्कार जो उन्होंने पूजनीय सुब्बू जी को दिए, वो साक्षात्कार उस समय ऑडियो कैसेट में थे, वो भी मैंने सुने। तो उनमें उनके मन के भाव सभी प्रकट होते थे, और उन सब भावों को संजोकर बाद में काम करते समय मैं भी उसका ध्यान में रखते हुए, अभी जैसे बताया, नई पीढ़ी भी उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रागदारी के बारे में जान करके देश भर के अभी अनेक वादकों ने और राग रचनाओं को लेखन का काम शुरू किया है, और कई सारे नए नए आयाम भी हुए हैं। पहले नागपुर और पुणे 2 स्थानों पर श्रृंग का वादन होता था, अभी देश भर में लगभग सभी प्रांतों में श्रृंग का वादन होने लगा है। तो ऐसे आगे आगे नए नए आयाम बहुत सारे जुड़े हैं। तो बापूराव जी की प्रेरणा इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं राधा दामोदर ट्रस्ट को और जन्म शताब्दी समारोह समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये हमारा जो वेबसाइट का विषय है, ये भविष्य में बहुत सफल हो। आज श्रेष्ठ दिन इसका प्रसारण आरंभ हो रहा है, इसके लिए मैं सभी घोष वादक स्वयंसेवकों की ओर से भी आप सबको शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जगदीश जी। इसके उपरांत संघ के अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा प्रमुख श्री सुनील जी कुलकर्णी जी से अनुरोध है कि वे अपने विचार रखें। सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर काका कुकड़े जी,
बापूराव दाते जन्म शताब्दी समारोह समिति के अध्यक्ष आदरणीय रामभाऊ जी, मान्य संघचालक जी, अन्य उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम बापूराव दाते जन्म शताब्दी समारोह समिति और राधा दामोदर प्रतिष्ठान को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस विजयादशमी के पर्व पर उन्होंने संघोष संकेत स्थल की वेबसाइट का एक सुंदर उपहार सभी घोषवादक और विश्व के सभी संगीत प्रेमियों को दिया है। मैं सन 1973 से नागपुर के घोष शाखा का स्वयंसेवक रहा हूँ, स्वरद वादक रहा हूँ, और उस समय स्वर्गीय बापूराव जी ने बनाई सारी श्रृंग की रचनाएं, लगभग सारी रचनाएं मैंने सीखी थी और इसलिए मन में बहुत इच्छा थी कि एक बार बापूराव जी से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, परिचय होना चाहिए। योगायोग से एग्जाम अभी निश्चित सन मुझे पता नहीं है, संभवतः 1977 या 78 में नागपुर में देश भर के सभी घोष जानकार व्यक्तियों का और संगीत के जानकार व्यक्तियों की एक बैठक हो गई थी और उस बैठक में मैं प्रबंधक के नाते उपस्थित था। स्वर्गीय बापूराव जी उसमें आए थे। उस बैठक में बापूराव जी के दो रूप मैंने देखे। बैठक की व्यवस्था का दायित्व होने के कारण बैठक कक्ष में बैठने का सौभाग्य मुझे मिला था और इसलिए वो बैठक भी मैं सुन रहा था। सर्वप्रथम तो उन्होंने अपने संघ के घोष में मेलोडी बजाने का एक आग्रह सबके सामने रखा था और इसके लिए उन्होंने बड़े तर्क शुद्ध विचार से उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे। पुलिस का बैंड, मिलिट्री का बैंड, वो जैसा कर्णमधुर रहता है और इस मेलोडी के कारण अपना घोष भी यदि कर्णमधुर होगा तो उससे अपने घोष का स्तर और बढ़ेगा, ऐसा एक विवेचन उन्होंने सबके सामने किया और फिर उस पर बहुत सारी चर्चा भी हुई। काफी देर चर्चा होने के पश्चात अंत में यह निर्णय हुआ कि जब हम संघ के संचलन में चलते हैं उस समय वादकों के सामने कोई कार्ड रहता नहीं है और बहुत सारे वादक ऐसे रहते हैं कि जो एकदम समय पर संचलन में उपस्थित होते हैं, कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, अपना वाद्य लेकर घोष में खड़े रहते हैं। फिर ऐसे समय मेलोडी किसको क्या बजानी है ये यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर वो वादन ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा। इसलिए अपने घोष में इस मेलोडी का वादन संचलन में या कार्यक्रमों में हम करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। ऐसा एक निर्णय वहां पर हुआ और मुझे आश्चर्य लगा कि स्वर्गीय बापूराव जी ने बड़े शुद्ध मन से और स्वच्छ मन से उसको स्वीकार किया। तो तर्कशुद्ध आग्रह करने का एक उनका रूप और संघ ने किया हुआ निर्णय मान्य करने की उनकी संघ शरणता, ये दोनों भी मुझे बड़े प्रभावित कर गए। बाद में फिर उनसे मैंने परिचय भी कर लिया। उस समय उन्होंने बाकी सभी लोगों के सामने अपनी दो बातें रखी थी, मुझे अभी भी वो याद है। उन्होंने कहा था कि मेरे दो स्वप्न हैं। एक तो उनके जो आराध्य थे पूजनीय गुरुजी, उन गुरुजी पर आधारित एक गुरुवे नमः नाम की रचना बनाई थी। उनका आग्रह था कि ये गुरुवे नमः रचना अपने संघ के घोष में बजनी चाहिए और दूसरा एक आग्रह उनका था कि आरुणी रचना पर सारे लोगों ने सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जब तक वे थे तब तक तो उन्होंने आरुणी रचना पर पुणे महानगर में सारे स्वयंसेवकों से सूर्य नमस्कार करवा लिए थे, लेकिन देश भर के सारे लोगों ने आरुणी के रचना पर सूर्य नमस्कार करने चाहिए, ऐसा उनका एक स्वप्न था। तो ये दो इच्छाएं उन्होंने उस समय मुझे सबके सामने व्यक्त की थी और मुझे बताने में बड़ी आनंद होता है कि जन्म शताब्दी, बापूराव जी की जन्म शताब्दी का प्रारंभ में पुणे में एक स्वर सम्मोहिनी नाम का एक बहुत सुंदर
घोष का कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम को निमित्त बनाया था, लेकिन उस कार्यक्रम में बापूराव जी की ये गुरुवे नमः यह रचना स्वयंसेवकों ने बजाई थी। वे यदि रहते तो निश्चित और सुंदर वो बजती, किंतु स्वयंसेवकों ने अत्यंत प्रयास करके गुरुवे नमः रचना उस समय बजाई थी, और इसलिए बापूराव जी की पहली इच्छा कि गुरुवे नमः रचना अपने घोष में बजनी चाहिए, ये पुणे महानगर के वादकों ने, स्वयंसेवकों ने पूर्ण की, ऐसा मैं आप सबके सामने बता सकता हूं। और मुझे विश्वास है कि जैसे सारे विश्व में योग दिवस का स्वीकार हुआ है, तो कभी ना कभी सारे विश्व में तो मैं नहीं बता सकता, किंतु भारत में तो निश्चित रूप से एक बार दूरदर्शन पर या आकाशवाणी पर आरुणी रचना बजकर उसके सामने कई सारे स्कूलों के छात्र, महाविद्यालयों के छात्र या जगह जगह पर लोग आरुणी इस रचना को सुनते हुए सूर्य नमस्कार निश्चित रूप से करेंगे। आने वाले 4-5 वर्ष में ही इस प्रकार का एक दृश्य हम सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। स्वर्गीय बापूराव जी ने प्रांगणीय संगीत की विधा को लगभग 50-60 भारतीय रागों पर आधारित रचना बनाकर अत्यंत समृद्ध किया, और ये इस प्रांगणीय क्षेत्र में जो विदेशी रचनाओं की जो बपौती थी, मानी जाती थी, उसको उन्होंने समाप्त किया। ये बहुत बड़ा कार्य उनका है। वादन में शुद्धता और सर्वांग सुंदरता का उनका बड़ा आग्रह रहता था, और इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना उन्हें मान्य नहीं था। ये जो 2 कार्यक्रम हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से किए गए, एक नागपुर में स्वर सम्मोहिनी और पुणे में स्वरांजलि, ये दोनों भी सर्वांग सुंदर कार्यक्रम आप सब लोगों ने देखे होंगे। मुझे लगता है कि स्वर्गीय बापूराव जी यदि इस समय रहते तो उनको भी बड़ी खुशी होती। लेकिन इसी प्रकार के कार्यक्रम सारे देश भर में करने की हमारी योजना है, और उसकी योजना बन गई है। देश भर में प्रत्येक प्रांत में किसी न किसी एक स्थान पर इस प्रकार का शुद्ध वादन करते हुए सर्वांग सुंदर कार्यक्रम घोष का, यह आने वाले 1-2 वर्षों में ये पूरा हो जाएगा। और मुझे ये विश्वास है कि जहां पर भी स्वर्गीय बापूराव जी होंगे, वहां पर ये सारा देखते हुए या सुनकर उनको बड़ा आनंद लगेगा। इसलिए अभी आज के जो इस वेबसाइट का जो लोकार्पण होने जा रहा है, वो विश्व भर के सारे संगीत प्रेमियों के लिए और सभी स्वयंसेवकों के लिए एक मेजबानी जैसा ही है। और इसलिए पुनः एक बार श्री राधा दामोदर प्रतिष्ठान को इस वेबसाइट के लिए शुभेच्छा और धन्यवाद देकर मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सुनील जी। हम सभी को जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, वो संकेत स्थल के लोकार्पण का कार्यक्रम इसके बाद होगा। आज के अपने प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर कुकड़े जी को विनम्र निवेदन है कि वो संघोष इस संकेत स्थल का लोकार्पण करे और उसकी घोषणा करें। नमस्कार। स्वर्गीय श्री बापूराव जी दाते, इनकी स्मृति में संघोष नामक जो संकेत स्थल वेबसाइट निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण अभी हो रहा है, यह मैं प्रकट कर रहा हूं। कृपया उस दृष्टि से आगे जो भी कुछ कार्रवाई हो वो की जाए।
धन्यवाद डॉक्टर कुकड़े जी। www.hvdate.org ये इस संकेत स्थल का पता है, वेबसाइट का एड्रेस है, और संघोष ये इस वेबसाइट का नाम है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वेबसाइट पर जाएं और बापूराव जी के कार्य को देखें। इसके बाद डॉक्टर कुकड़े जी से विनती है कि वो हम सभी को मार्गदर्शन करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण और आत्मीय बंधु तथा भगिनी सभी को नमस्कार। शुरू में ही आप सभी को आज के विजयादशमी के निमित्त मैं शुभेच्छा दे देता हूं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला, बहुत आनंद हुआ। मैं बापूराव जी से बहुत निकट से जुड़ा हुआ था और मुझे याद है कि घोष में आने के पहले से ही मेरा उनका निकट संपर्क आया था। बापूराव जी पुणे शहर के बाल विभाग के प्रमुख थे और मैं बाल विभाग में घटनाएं के नाते काम करता था। उस समय से लेकर उनका मेरा बहुत निकट का संपर्क रहा। 1954 में मैं घोष में दाखिल हुआ। वहां से लेकर हमारा संपर्क संबंध गहरा होते रहा। उनका जो निवास था शनि पार्क के पास में एक घर में 5वें मंजिले पर एक ही खोली थी, एक ही कमरा था, वहां वे रहते थे। वहां हमेशा आना जाना होता था, गपशप होती थी और घोष में होने के कारण अन्य अनेक विषयों पर तथा घोष के बारे में भी काफी चर्चा हमारी होती रहती थी। हम लोग जानते हैं कि संघ के जो भिन्न भिन्न बाह्य आविष्कार है उसमें सबसे प्रभावी आविष्कार घोष का होता है। घोष बजने लगा तो मानो मृतक में भी चेतना भर जाती है। पूजनीय डॉक्टर जी ने विदेशी लोगों से कई बातें की शिक्षा ले ली और उसमें भारतीय आत्मा भर दी। उसी ढंग से इस घोष विभाग के बारे में हम कह सकते हैं कि घोष विभाग तो ले लिया आधुनिक पद्धति का विदेशी शिक्षकों से, लेकिन उसमें भारतीय आत्मा भरने की प्रक्रिया पूरी करने का काम माननीय बापूराव जी ने किया और मैं उस सभी कार्यकाल का निकट से साक्षी हूं। 1954 में मैं घोष में दाखिल हो गया। मैं आनक वादक था। मुझे याद है कि शुरू के उन वर्षों में आनक शब्द तो था नहीं, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता था। सोलो ड्रम ऐसी आज्ञा हो जाती थी, सोलो ड्रम सिद्ध। फिर सोलो शब्द चला गया, केवल शब्द आया, केवल ड्रम आया। फिर बाद में सभी संस्कृत शब्द आने का तय हो गया, तब केवल आनक ये शब्द आ गया। और उस समय ये जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें बापूराव मूर्धन्य स्थान पर थे। इस विषय की चर्चा हम सभी में होती थी। मुझे वो नागपुर में हो रही बैठक का भी पूरा स्मरण है। बापूराव जी पुणे में सभी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करके नागपुर चले गए थे। उसके पहले नागपुर घोष के प्रमुख श्री बाबाजी चाटी पुणे में आए थे, हम लोगों के साथ वार्तालाप हुआ था। और नागपुर से वापस आने के पश्चात बापूराव ने सब घोष स्वयंसेवकों की बैठक ले ली और उसमें ये नवीन सब शब्द आए उसके बारे में जानकारी दे दी थी। उस समय से ये भारतीकरण अच्छे ढंग से शुरू हो गया। वैसे उसके पहले कुछ तो हुआ था, जैसे ध्वजारोहण की रचना उसके पहले से ही चलती आई थी, ओम नमोस्तुते ध्वजा, या
शिव स्तुति, ये रचना भी पहले से ही चलती आई थी, लेकिन एक व्यापक रूप और पूर्णतया रूपांतर करने की प्रक्रिया ये शायद ये 1958-59 इन वर्षों में हो गई। अभी अभी बापूराव जी के अनुशासन के बारे में कहा था, मुझे याद है पुणे से वे गए तो उस समय रचना शब्द प्रचलित नहीं था। हम लोग पुणे में गत ऐसा शब्द का प्रयोग करते थे, अंग्रेजी में जिसको मार्च कहते थे, स्काउट मार्च, मार्नी मार्च वगैरह, तो उसके लिए गत यह शब्द लेकर बापूराव गए थे। नागपुर में चर्चा हो गई और रचना शब्द निश्चित हो गया। उन्होंने कहा, हम लोगों को जरा आश्चर्य लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नागपुर से आया है सुझाव और वो बिल्कुल सही है, उसका ही हम अनुसरण करें। वैसे सब नाम बदल दिए, तो बिगुल का नाम शंख हो गया, तो उसके बारे में भी मराठी में शंख शब्द के बारे में कुछ बहस होती रहती थी। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि उस शब्द का किस ढंग से अच्छे स्वरूप में हम सभी ने स्वीकार कर लिया है। मेरी दृष्टि से आज तो एक स्मरण रंजन है। मेरे मन में इतनी सारी स्मृतियां हैं इस विषय के बारे में, बापूराव जी के बारे में। जो 11 साल जब तक मैं पुणे में था, मैंने घोष विभाग में व्यतीत किए, उसकी कई स्मृतियां मेरे मन में है। स्वरूप आस्ते आस्ते बदलता था। 1956 में पुणे में आरण्येश्वर में प्रांतिक शिविर लगा था। मैं प्रांत का आनक घोष प्रमुख था। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति इतना महर अंतर हुआ है, इतनी हमारी प्रगति हो गई है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भारतीकरण की जो प्रक्रिया रही, वो अच्छे ढंग से प्रस्थापित करने में बापूराव जी और उनके सहयोगी, इन सभी का बहुत ही बड़ा सहयोग है। इसमें कई लोगों के नाम ले लिए, कुछ मैं दोहराना चाहूंगा, कुछ एक हाथ दूसरा और भी जोड़ दूंगा। जैसे वसंतराव ताम्हनकर और उनके चाचा जी मोरोपंत ताम्हनकर, इनका नाम आया। मोरोपन कुरुलकर जी का नाम है। बाबाराव चाटी तो नागपुर के घोष के प्रमुख होने के कारण उनका तो सहयोग था ही, लेकिन बाद में सुब्बू जी का सहयोग काफी अच्छा रहा, बहुत होता रहा। और बापूराव जी, उनका भी उल्लेख बार बार व्यक्तिगत चर्चा में हमेशा करते थे। बाल करंदीकर, जिन्होंने बाद में बागडोर हाथ में ले ली, इन सभी ने अपने अपनी दृष्टि से बहुत ही विशेष प्रयास करके और ये घोष को एक रूप दे दिया। और पुणे शहर के बारे में तो मैं कहूंगा कि जिस कार्यकाल में मैं पुणे में घोष में रहा, वो शायद एक सुवर्ण युग था घोष की दृष्टि से, खास करके श्रृंग घोष की दृष्टि से। और श्रृंग घोष इतना अच्छा बजता था, इतनी बड़ी संख्या थी, और उसमें कई कार्यकर्ता, कई स्वयंसेवक ऐसे थे कि जो सभी वाद्य बजाते थे। वसंतराव ताम्हनकर श्रृंग घोष की भी सभी वाद्य बजाते थे, और उसके साथ आनंद भी बजाते थे, और उसके भी साथ शंख बहुत अच्छा बजाते थे। मुझे उनकी याद है, विविध उद्घोष बजाते थे। आजकल शायद उद्घोष यानी कॉल्स बोलते थे उस समय। इसकी प्रथा कुछ कम हुई है, जरूर भी शायद कम हो गई, लेकिन वसंतराव ताम्हनकर उद्घोष अत्यंत सुंदर बजाते थे, और श्रृंग के भी सभी वाद्य वो बजाते थे। काका ताम्हनकर भी श्रृंग के कई वाद्य बजाते थे। और ये श्रृंग घोष का उस समय का जो सामूहिक वादन होता था, वो इतना सुंदर लगता था, जिसका वर्णन किया कि एक मेलोडी उसमें से जो निर्माण होती थी, वो मन को प्रसन्नता देती थी और शरीर को चेतना देती थी। बापूराव की भूमिका इस सभी व्यक्ति से होती थी। जब मैं घोष में गया तब तक बापूराव जी ने घोषदंड छोड़ दिया था, लेकिन उसका वर्णन किया कि वो कार्यक्रम में आते थे, घोष में खड़े भी होते थे, लेकिन हाथ में लेते थे झल्लरी या त्रिभुज, लेकिन उनकी नजर रहती थी हर एक का कैसा चल रहा है, किसका कदम कहाँ गलती होती है, किसके हाथ से शारिका नीचे गिरती है और फिर वो भी झांकता है शारिका लेने के लिए, फिर बापूराव जी की दांत ले लेता है, किसका गणवेश कैसा है, किसका पॉलिश कैसा है, किसका आनंद किस ढंग से तैयार हुआ है। यहाँ से लोग लेकर तो
शंख दल की नोट के लिए जब हाथ बाहर आता है वो सबके ठीक ढंग से आते हैं या नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए बापूराव जी बहुत ही सतर्क रहते थे। बाद में व्यक्तिगत रूप से मिलकर वो समझाते थे, आवश्यक तो सामूहिक रीति से भी सभी को उचित ढंग से जानकारी दे देते थे। उनका जो सूर्य नमस्कार के बारे में प्रयोग हुआ, संयोग से उस विषय में भी मैं काफी झुका हुआ था। मुझे याद है कि सूर्य नमस्कार के प्रयास जो हुए, शुरू में शरद भाऊ घाटपांडे उससे जुटे हुए थे। उसके बाद श्री कौठेकर जी, जिसके चित्र अब ये किताब पर छाया चित्र बने हुए हैं, और 2 वर्ष पूर्व जिसका उल्लेख हुआ पुणे में जो कार्यक्रम हुआ, उस समय कौठेकर जी जिन्होंने 75 पार किए, उन्होंने वहां सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया था। ये सब प्रयास जो हो रहे थे उसमें मेरा काफी सहयोग रहा था बापूराव जी के साथ। 1966 में अपनी योजना के अनुसार पुणे छोड़कर इस सुदूर क्षेत्र में मैं आ गया, तो घोष का नियमित संपर्क जो मेरा था वो काफी कम हो गया। फिर भी जानकारी तो होती थी, बापूराव जी से मिलना भी कभी कभी होता था। मेरे आग्रह के कारण बापूराव जी मेरे पास यहाँ लातूर में भी आकर कुछ दिन रुके थे, कुछ अपने कार्यक्रम में सहभागी होते। इसीलिए आज के दिन मेरे मन में एक दृष्टि से स्मरण रंजनी हो रहा है। उनकी काफी यादें मेरे मन में उभर कर आती है, और उनसे जो भी शिक्षा प्राप्त की, अनौपचारिक रूप से उनके साथ जो बातें हो गई, उसका जीवन पर कितना गहरा असर हुआ है, इसका बार बार स्मरण होता है। पुणे शहर में उनकी पद्धति थी, वो पैदल चलते थे। कभी कभी साइकिल हाथ में रहती थी, लेकिन हाथ में रहती थी। किसी कार्यकर्ता के साथ बातचीत करनी है तो साथ में ले लेते थे। आधा घंटा पौन घंटा चलते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और इसी समय में चाहे जो विषय, जो भी समझदारी दे देनी है, उसके बारे में चर्चा करते थे। ऐसे कई क्षण मेरे अनुभव में हैं। लेकिन आज से पूर्व 64 साल पहले, यानी 1956 में आज के दिन ही जो घटना घटी, वो मैं थोड़ी विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ। ये घटना का कैसा संस्कार मन पर होता है। पुणे शहर का विजयादशमी उत्सव 2 हफ्ते में हो जाता था। नवमी के दिन शाम को शस्त्र पूजन, और वो भी बड़ा कार्यक्रम होता था। शाम को 5 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 तक रात को चलता था। घोष के प्रात्यक्षिक होते थे, और बाद में घोष वापस आ जाता था तो रात को 10 बज जाते थे, और सुबह 5 बजे संपत्त होता था। ये 56 साल का ये उत्सव के बारे में कह रहा हूँ। तो रात को 10 बजे हम लोग वापस आए, घर पे गए, और सुबह 5 बजे संपत्त की सूचना थी। रात को जैसे हम लोग घर आए तो थोड़ी थोड़ी बरसात आने लगी थी, और दूसरे दिन सुबह मोतीबाग कार्यालय में संपत्त होता था। संपत्त हो गया और बरसात शुरू हो गई। घोष का काम दशहरे के दिन बहुत रहता था। पुणे में 3 संचलन करने पड़ते थे। 2.5 घंटे तरुणों का संचलन, 1.5 घंटा बालों का संचलन, 45 मिनट शिशुओं का संचलन, ऐसे तीनों संचलन घोष को करने पड़ते थे। अब बरसात इतनी तेजी से आने लगी कि अब क्या होगा। मेरे जैसे थोड़े ढीले ढाले स्वयंसेवकों को लगा कि बापूराव उस समय उपस्थित तो थे, निर्णय प्रक्रिया में हमेशा रहते थे, दया आ जाएगी, कहेंगे कि आज तो संचलन नहीं होगा। लेकिन संघ में अधिकारियों को, स्वयंसेवकों के बारे में दया की भावना ऐसे विषय में बिल्कुल रहती नहीं। और ठीक समय पर उसी हालत में संचलन निकला। हम लोग निकले मोतीबाग से शनिवारवाड़ा, जहाँ तरुणों का संचलन शुरू होता था, वहां तक वैसे ही वादन करते निकले। निकलते समय ही बापूराव ने सूचना दे दी कि आज का दिन आनक का दिन नहीं है, आज का दिन जो फूकने के वाद्य है उनका है, उनको ये सब बागडोर संभालनी होगी। शनिवारवाड़े तक हम पहुंचे जब तक आनक हमारे फट गए, लेकिन जो बांधे थे गले में वैसे तो रखना पड़ा। और इसी बरसात में 2.5 घंटे का संचलन पूरा हो गया, कोई उसमें कमी नहीं हुई, बहुत अच्छे ढंग से संचलन हुआ। और उसके पश्चात बालों के संचलन के पहले जो आधा घंटा मिलता था,
उसमें बाजू में गली में खड़े होते हुए कॉफी दी जाती थी और नाश्ते के लिए शीरा दिया जाता था। पानी लेने की जरूरत तो पड़ती नहीं थी, ऊपर से पानी टपक रहा था, कॉफी में भी टपक रहा था और शीरे में भी टपक रहा था। लेकिन चर्चा क्या चल रही थी? चर्चा चल रही थी ये कि आज का कितना अच्छा संचलन हुआ, आज सूखे का कोई तकलीफ का विषय आया ही नहीं। मराठी में बातचीत चल रही थी, आज उन्हाचा काहीही त्रास झाला नाही। बरसात की कोई सीमा नहीं थी, उसके बारे में कोई बोला नहीं। तो ये संस्कार रहता है और इसके बारे में जो एक कठिनाइयों झेलने की जो आदत बननी चाहिए, मानसिकता बननी चाहिए, इसका परिपोष ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो 56 साल का विजयदशमी का संचलन अब 64 साल हो गए, मुझे आज हुआ, ऐसी ही उसकी याद मन में ताजा है। बापूराव जी के बारे में तो ऐसे कई और स्मरण है जो बीच बीच में उभर कर आते हैं। उनके शास्त्रीय गायन में जो रुचि थी, गति थी, पुस्तक रूप में जो प्रसिद्ध हो गए, वो सब एक बड़ा योगदान उनका उस विषय को है, संघ को है, घोष के लिए है। इसी कारण उनकी जन्म शताब्दी हम लोगों ने उचित ढंग से मनाई, उनका स्मरण रखते हुए ये कार्यक्रम की योजना की। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसके माध्यम से इस विषय का प्रसार व्यापक हो जाए और आज स्थान स्थान पर जो घोष खड़े हुए, भले ही संख्या में थोड़े कम होंगे, लेकिन छोटे छोटे जिला स्थान पर नहीं, कई स्थान में तो तहसील स्थान पर भी घोष खड़े हुए हैं। ये बड़ी समाधान की बात है। ये घोष का कार्यक्रम इसी ढंग से और विस्तृत होते जाए, व्यापक होते जाए, ऐसी मेरे मन में एक कामना आती है। वो होते रहेगा और अपने जो संघ शिक्षा वर्ग, भिन्न भिन्न वर्ग होते हैं, उसके माध्यम से इसका उचित प्रसार हो जाए, ऐसी मैं मनोकामना व्यक्त करता हूँ। आज के दिन पूजनीय बापूराव का स्मरण करते हुए उनके बारे में मेरी ये भावनाएं मैं प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम में मुझे सहयोग करने का मौका मिला, इसलिए आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और मेरा निवेदन पूरा करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर कुकड़े जी। समिति के श्री गुणेश होनप जी से मैं विनती करता हूं कि वो आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार। नमस्कार, मैं गुणेश विश्वनाथ होनप, दाते जन्म शताब्दी समिति का सचिव, आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दायित्व निभा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय पद्म भूषण डॉक्टर अशोकराव कुकड़े जी को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए माननीय श्री सुनील जी कुलकर्णी, अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा प्रमुख, माननीय श्री जगदीश प्रसाद जी, अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा सह प्रमुख, माननीय डॉक्टर प्रवीण जी दबड़गांव, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत कार्यवाह, इनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। दाते परिवार, दाते जन्म शताब्दी समिति के सभी सदस्य, श्री राधा दामोदर प्रतिष्ठान और आर्थिक बल देने वाले सभी स्नेहीजन, इन सभी के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। गायनी कला हिंदी अनुवाद के लिए श्रीमती सुषमा दाते जी, सूर्य नमस्कार अंग्रेजी के लिए सुश्री आरती आठवले जी, सूर्य नमस्कार जर्मन अनुवाद के लिए सुश्री मानसी ओहाळ, सूर्य नमस्कार जापानीज अनुवाद के लिए श्रीमती शिल्पा भणगे और श्रीमती सुवर्णा जोशी, सूर्य नमस्कार रेखाटन के लिए सुश्री पूनम जोशी, सूर्य नमस्कार मुखपृष्ठ एवं कला सहायक के लिए प्रशांत गोखले और अक्षय रिजबुड़, इन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस संकेत स्थल यानी वेबसाइट को बनाने वाले मीडिया विद्या के सभी स्नेहीजनों के प्रति
मैं विशेष रूप से आभार प्रदर्शित करता हूँ। इस लोकार्पण समारोह में सम्मिलित हुए आप सभी दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी दर्शक आपके स्नेहीजनों के साथ इस संकेत स्थल को देखें, इसका प्रचार करें और संघोष के प्रति अपना स्नेह प्रकट करें, यह आपसे विनती करता हूँ। मनपूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद।